प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे समास। समास एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं समास क्या होता है। आपको तो पता होगा, नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूँ कि जो संधि होती है वो वर्णों के मेल से होती है, और जो समास होता है वो होता है शब्दों के मेल से। कोई एक शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। संधि होती है दो वर्णों के मेल से होती है, और जबकि समास होता है दो शब्दों के मेल से बनता है तो उसे समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल से जो बना शब्द उसे समास कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। या फिर हम उसे पद भी बोल देते हैं। पद या शब्द एक ही होता है एक प्रकार से। ठीक है, देखिए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए समास, समास हमारा होता क्या है अक्सर। देखिए समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, यानी कि छोटा करना। देखिए अथा इसका शाब्दिक अर्थ है होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे उस शब्द को समास कहते हैं। मान लो आपने कोई दो शब्द हैं और उन शब्द को मिलाकर कोई एक शब्द बनता है, तो जो छोटा शब्द बनता है उन दोनों को मिलाकर तो हम उन्हें समास बोलते हैं उसे। ठीक है, हम उसे समास बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, दो शब्दों के मेल से बना जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, दो शब्दों के मेल से जो शब्द नया बनता है उसे समास बोलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। देखिए अब हम देखेंगे समास होते कितने प्रकार के हैं। समास हमारे होते हैं, देखिए हमारे समास के भेद, यानी कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए हमारा पहला समास होता है अव्ययभाव समास, और दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, और तीसरा है हमारा कर्मधारय समास, और चौथा है द्विगु समास, और पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा हमारा कौन सा है बहुव्रीहि समास। आपको ये ध्यान रखना है हमारे समास के प्रकार यानी कि भेद कितने होते हैं, तो 6। यदि आपसे एक नंबर में पूछ ले कि समास के प्रकार कितने होते हैं तो आपको उसमें 6 लगाना है। ठीक है, और वैसे तो हमारे 4 होते हैं पर प्रधानता के आधार पर 6 होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके सभी की डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे और हम जानेंगे ये होते क्या हैं। अब हम समासों को ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारी ट्रिक है दीदी अब तू कर। तो हमारा देखिए दीदी, तो पहले दा से हमारा द्विगु समास और दूसरे दा से हमारा द्वंद्व समास। अब देखिए हमारा आता है अब, और आ से हमारा अव्ययी समास, और बा से देखिए हमारा है बहुब्रीहि समास। और देखिए अब तू, तो तू से हमारा तत्पुरुष समास, और कर, तो कर से हमारा कर्मधारय समास। इस प्रकार हमारी ट्रिक से ये कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे एक एक करके समासों के प्रकार। देखिए हमारा पहला समास है अव्ययीभाव समास। इसकी पहचान देखिए, जैसे कि ऐसा पद जिसमें समस्त पद में कोई या पद अव्यय या उपसर्ग होता हो तथा कोई दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। मान लो जैसे कि कोई शब्द है उसमें पहला पद क्या हो उपसर्ग, यानी कि हम उपसर्ग को ही बोलते हैं अव्यय। आपको ये ध्यान रखना है, उसे हम अव्ययभावी समास बोलते हैं। सबसे अच्छी ट्रिक है ये। पहला पद आपको उपसर्ग मिल जाएगा उसमें, यानी कि अव्यय या उपसर्ग। आपने उपसर्ग पढ़े होंगे, जो शब्द प्रारंभ में जुड़ जाते हैं शब्द के उसे उपसर्ग कहते हैं और शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि होता है आ, यानी कि आकाश, तो आकाश परिवर्तन हो जाता है। प्रतिदिन हो जाता है, दिन में प्रति लगा देते हैं। तो देखिए हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे कि हमारे उदाहरण है, देखिए जैसे कि यथा स्थान, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा स्थान के अनुसार। यहाँ पर देखिए स्थान और अनुसार दो शब्द मिलकर क्या बना है, कोई एक शब्द बना है, तो हम समास है ना है यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर हमारा बना है यथा स्थान, और यहाँ पर हमारी पहचानने ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ पर यथा लगा हुआ है, यानी कि उपसर्ग लगा हुआ है। और हमारा अगला देखिए नेक्स्ट उदाहरण है, देखिए आजीवन, और यानी कि देखिए जीवन भर, यानी कि पूरे जीवन भर, आपको पता ही होगा। तो दो शब्दों से मिलकर क्या बना है एक नया शब्द, छोटा संक्षिप्तकरण, यानी कि तो यहाँ पर हमारा समास यहाँ पर भी है। तो देखो इसका विग्रह होगा जीवन भर, आजीवन यानी कि जीवन भर विग्रह ये। और अगला है प्रतिदिन, इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है प्रति, और तो इसका अर्थ होगा प्रत्येक दिन। विग्रह क्या होगा हमारा प्रत्येक दिन, यानी कि हर एक दिन या प्रत्येक दिन। ठीक है, और अगला है हमारा यथा समय, तो समय के अनुसार, यानी कि यथा समय, समय के अनुसार।
आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा क्या है, उपसर्ग यथा। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म से संप्रदान के लिए अपदान के लिए, वो तो खैर मुझे नहीं आता, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे इसके उदाहरण है। यहाँ पर कोई कारक चिन्ह आपको दिखाई दे तो वहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होगा, ये ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि हमारे इसके उदाहरण है। फर्स्ट उदाहरण हमारा विद्यालय। तो यहाँ पर देखिए इसका विग्रह क्या होगा, विद्या के आलय। तो यहाँ पर हमारा कारक चिन्ह क्या है, के लिए, यानी विद्या के लिए। तो विद्या के लिए हमारा विग्रह होगा विद्यालय का, विद्या के लिए आलय, यानी कि जहाँ पर विद्या दी जाती हो उसके लिए आलय। अगला है हमारा राजपुत्र। तो इसका विग्रह क्या होगा, राजा का पुत्र। यहाँ पर हमारा कारक चिन्ह क्या है, का। हमारा कारक चिन्ह यहाँ पर है का। तो इसका विग्रह हो गया राजपुत्र का, तो राजा का पुत्र। और हमारा अगला है हमारा देखिए मुंह तोड़, यानी कि मुंह को तोड़ने वाला। दो इसका विग्रह क्या हुआ, मुंह तोड़ का, मुंह को तोड़ने वाला। तो यहाँ पर हमारा कारक चिन्ह क्या है, को। आपको पता होगा यहाँ पर कारक चिन्ह को है। हमारा अगला है उदाहरण चिड़ी मार। चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी मार यानी कि चिड़ी को मारने वाला। तो यहाँ पर हमारा कारक चिन्ह क्या हुआ, आया को। विग्रह करने पर हमारे को मिला, तो चिड़ी मार का होगा चिड़ी को मारने वाला। अगला देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखिए फिर भी मैं आपको बता दूंगा इसका क्या अर्थ है। जन्मांत यानी कि जन्म से अंधा। तो जन्मांत यानी जन्म से अंधा। तो यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है, से। तो हम अब अगला देखेंगे। चंद्र हमारा अगला है कर्मधारय समास। देखिए जैसे कि इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा लिखी हुई है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, उत्तर पद भी प्रधान होता है, आपको ये ध्यान रखना है। और पूर्व पद यानी कि पहला पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे कि इसके उदाहरण दिए हुए हैं। देखिए पहला हमारा उदाहरण है काली मिर्च। काली है जो मिर्च। तो यहाँ पर हमारा पहला पद विशेषण है, यानी कि काली मिर्च की विशेषता क्या है, यानी कि जो काली है, तो विशेषता काली दिखाई दे रही है हमको। तो यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होगा। और नील कमल यानी कि नीला है जो कमल। तो यहाँ पर कमल की विशेषता क्या है, नीला है। तो हमें पहले यहाँ पर दिख रहा है, तो हमारा क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। पहले ही हमने डेफिनेशन में दिया हुआ है। प्रथम पद यानी कि विशेषण, यानी कि विशेषता हो, है ना। देखिए पीताम्बर, पीत है जो अंबर, यानी कि पीला है जो अंबर। तो देखिए यहाँ पर विशेषता क्या है पीताम्बर की, तो पीले यानी कि पीला है जो अंबर, ये विशेषता है। तो कर्मधारय समास होगा। देखिए अगला है चंद्रमुखी। चंद्र के समान मुख वाली, यानी कि उसकी विशेषता क्या है, उसके जो मुख है ना, मुखड़ा यानी कि मुंह, जो चेहरा, तो कैसा है, चंद्र के समान, यानी चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर इसकी विशेषता है चंद्र। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा होगा कर्मधारय समास। और अगला है हमारा देखिए सद्गुण। सद हैं जो गुण, यानी कि अच्छे हैं जिसके गुण। इसका अर्थ ये होगा पूरा हिंदी में बिल्कुल बढ़िया से, अच्छे से। तो देखिए सद्गुण, सद हैं जो गुण, यानी कि तो यहाँ पर विशेषता क्या है इसकी, यानी कि सद्गुण है, यानी कि अच्छे गुण हैं, अच्छे विचार हैं, यानी कि, है ना। हम अगला देखते हैं अपना समास। अगला हमारा द्विगु समास। अगला हमारा द्विगु समास। देखिए द्विगु समास, देखिए इसकी डेफिनेशन, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है। जिस समास में आपको पूर्व पद संख्यावाची यानी कि कोई संख्या का आवाज निकले, तो आपको यहाँ पर पहचान जाना है कि द्विगु समास हुआ। देखिए जैसे कि उदाहरण दिए हुए हैं, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। नवरत्न यानी कि नौ रत्नों का समूह। तो यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है, संख्यावाची है ना, है 9। देखिए नवरत्न में हमें 9 रत्नों का समूह, तो 9 आ रहा है, यहाँ पर संख्या आ रही है। तो यहाँ पर हमारा द्विगु समास होगा, यानी कि जहाँ पर कोई संख्या आए तो वहाँ पर द्विगु समास। देखिए सप्तद्वीप,
7 द्वीपों का समूह। तो यहाँ पर हमारा कौन सी संख्या आ रही है? 7 आ रही है ना, तो हमारा क्या होगा? द्विगु समास होगा। और देखिए त्रिभुवन, तो देखिए 3 भवनों का समूह। तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है? त्रिभुवन में क्या आ रहा है? 3 भवनों का समूह, 3 आ रहा है ना संख्या, तो हमारा क्या होगा? द्विगु समास। अगला देखिए सतमंजिल, देखिए तो फिर इसका विग्रह 7 मंजिलों का समूह। तो हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर? 7 आ रहा है ना, तो क्या होगा? तो हमारा द्विगु समास होगा ना, संख्यावाची है पहला शब्द, इसमें पहले ही दिया हुआ है। बहुत ही आसान है, वीडियो बहुत ही अच्छा है, लास्ट तक देखते रहिए, पूरा अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। अगला हमारा द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास हमारा अगला, देखिए जिस शब्द की दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और एवं या अथवा शब्द लगता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि दो पद होते हैं, दो पद, यानी कि देखिए जैसे कि माता है, पिता है, 2 पद हैं, इन दोनों पदों के मध्य क्या लगाना हो? और, एवं या फिर या अथवा, ये शब्द लगाए जाते हैं विग्रह की अवस्था में। और इसकी एक और अच्छी पहचान है, ये जो आपको ये चिन्ह दिख रहा है ना, ये योजक चिन्ह, तो ये इसकी भी अच्छी पहचान है, आप पहचान जाएंगे योजक चिन्ह होगा तो। और एक और इसकी अच्छी पहचान है, ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा विलोम शब्द, माता का पिता, अपना पराया, राधा कृष्ण, आपने पढ़ा होगा, तो ये भी एक अच्छी पहचान है। देखिए अब इसके उदाहरण अच्छे से विस्तार से बताता हूँ मैं। देखिए जैसे कि उदाहरण है माता पिता, तो हमारा क्या होगा? माता और पिता, विग्रह की अवस्था में या फिर आपको और लगाना है, या लगा देंगे या फिर एवं लगा देंगे, इन तीनों में से आप कुछ भी एक लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए राम कृष्ण, राम और कृष्ण, देखिए भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। कितना सरल है ना, आप पहचान जाएंगे। यदि आपको विग्रह की अवस्था में दिया होगा तब भी आप पहचान जाएंगे इन तीनों में से, और एवं या मिल जाएगा या अथवा मिल जाएगा। लेकिन आपको वैसे दिया हो, ऐसे कि ये दिया हो, तो आपको पहचान जाना है, तो वहाँ पर भी द्वंद्व समास है, तो वहाँ पर आपको ये योजक चिन्ह देखना है, ठीक है। तो द्वंद्व समास का आप पहचान जाएंगे, ये उदाहरण है। अगला देखते हैं हम। समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। यानी कि समस्त पद, यानी कि ये पूरा पद है जो गजानंद, इसमें कोई पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर यानी समस्त पद यानी पूरा पद होता है, 2 शब्दों मेल से बना होता है, उसे समस्त पद कहते हैं। तो जो कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो वहाँ पर होता है हमारा बहुब्रीहि समास। जैसे कि देखिए इसका उदाहरण है। और यहाँ पर देखिए एक अच्छी बात ये है कि तीसरा अर्थ प्रधान, यानी कि देवी देवताओं के नाम आते हैं, और पर्यायवाची यानी कि एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। और पर्यायवाची देवी देवताओं के नाम इसमें आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, वही अर्थ प्रधान होगा तीसरा शब्द। यानी कि देखिए गजानन, गज का आनन है जिसका, यानी कि हाथी के समान मुख है जिसका, ठीक है। जैसे कि देखिए गणेश, उनका कैसा है मुख? हाथी के उधर तो है वो जो लगा हुआ है, हाथी का तो सिर लगा हुआ है उनके ऊपर, मुंह के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए गजानन यानी गज के समान, यानी हाथी के समान आनंद है जिसका, किसका है? गणेश का। तो देखिए त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, अर्थात 3 नेत्र किसके हैं? तो शिव के। तो यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो रहा है ना। देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। जब आपने रामायण शायद देखी होगी तो पता होगा, जब असुर और देवता एक तरफ थे, तो जो अमृत निकाला था, तो जो विष निकला हुआ तो उन्होंने पी लिया था शिव जी ने, तो उनका कंठ कैसा हुआ गया था? नीला। नीला कंठ किसका है? शिव जी का। तो यहाँ पर हमारा तीसरा पद प्रधान हो रहा है ना। अगला देखिए लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, आपको यह भी पता होगा, गणेश भाई वाला उदाहरण है ये, बिल्कुल सेम उसी की तरह है, जैसे कि हाथी की तरह, यानी कि उनका सूंड लंबा है ना उनका, उसी प्रकार। देखिए दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात किसके 10 सिर है? यानी कि तो रावण। दशानन 10 है आनंद जिसके, अर्थात
रावण। ठीक है ना। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। हाँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम 1000 लाइक तक इसका टारगेट है, आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं और ऐसे ही अगले वीडियो में नए वीडियो मैं ऐसे बनाऊँगा, उसमें आपको मिलता रहूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।